जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग आज के सेशन को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल और लेडी सुपरवाइजर के खोटा प्रैक्टिस सेट को, और आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। यहाँ से जितने भी सवाल हैं वो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो पिछले कुछ ही दिन पहले यह परीक्षा जो हुई है। तो इसके आधार पे क्या है कि एक आपको पैटर्न पता चल जाता है कि जेएसएससी के द्वारा हाल ही में हुए परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल जो वो पूछे जाते हैं। और आपको पता भी है कि आपका डेट जो वो अनाउंस कर दिया गया है ऑफिशियली कि आपका 21 और 22 सितंबर को आपका जो वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये ऑफिशियली डेट भी आपको जो वो दे दिया गया है। तो ऐसे में अब आपको कम समय में, बचे हुए दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सवाल है कि खोठा कई गो वर्ण पावल जा है। खोठा में कितने वर्ण पाए जाते हैं? खोठा में कई गो स्वर वर्ण पावल जा है। तो खोठा में कितने स्वर वर्ण पाए जाते हैं? तो कुल 8 स्वर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो खोठा में 8 स्वर कौन कौन से हैं? आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष ओ, दीर्घ ओ, ए और ओ। ये खोठा के 8 स्वर हैं और ये 8 स्वर को आपको अच्छे से पता होगा। अगर बात करें हर्ष ई और हर्ष उ, ये तीनों जो वर्ण हैं इसे हर्ष स्वर वर्ण कहा जाता है, और बाकी के ये 5 जो वो दीर्घ स्वर वर्ण के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एकर में अल्प प्राण ध्वनि कौन लागे? इसमें से कौन सा जो वो अल्प प्राण ध्वनि के उदाहरण है? अब देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है उसे हम लोग अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। या तो फिर दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण करते समय हमारे मुख से कितनी हवाएं, अगर अधिक हवा बाहर निकल रहा हो उस वर्ण के या उस ध्वनि के उच्चारण में, तो वो महाप्राण कहलाता है। और जिस ध्वनि के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा अगर निकलता हो तो उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और ये चीजें आपको याद रखनी है ना। और अल्प प्राण के अगर बारे में बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है, जबकि महाप्राण की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है ये महाप्राण कहलाता है। अगर हम लोग बात करें इसमें से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क आता है, ख नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये मिसटाइप है, और ये 5वां वर्ण है। देखिए यहाँ पे जो है ये सभी तो दूसरा और चौथा वर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही अगर उदाहरण हम लोग देखें कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही होगा। लेकिन यहाँ पे ख नहीं ग होगा, है ना। ख के जगह पे ग होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, हमिन गिदराली घरी खूबे आम तोरो हलिए, एकर में गिदराली की लागे। हमिन गिदराली घरी, गिदराली यहाँ पे जो वो भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन प्रकृति से निकलल संज्ञा शब्द के पटतैर हक है? इसमें से कौन सा प्रकृति से निकला हुआ संज्ञा शब्द का उदाहरण है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हरहरी, झरझरी, फरफरी, हरहर, फरफर, है ना, सटसट, टरटर। ये जितने भी शब्द हैं ये प्रकृति से निकले हुए शब्द हैं। ए.के. झा जी ने भी कहा था कि खोठा के कई ऐसे शब्द हैं जो कि प्रकृति से निकले हुए शब्दों को भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि हवा का चलना, पत्तों का हिलना, और भी बहुत तरह के पानी का बूंद गिरना। तो बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि आपको प्रकृति से जुड़ा हुआ मिलता है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन जातिवाचक संज्ञा के पटतैर हक है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण की अगर बात करें तो बाघ, भालू और चरें, ये सभी जो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, लुगा या झिमली
लुगा या झिमली की लागै। तो लुगा या झिमली यहां पे क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि संज्ञा बदलें प्रयोग हवे वाला शब्द के की कहल जाए। संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अगला सवाल है, खोठाएं एक वचन से बहुवचन बनवे ले कौन प्रत्यय कर प्रयोग करल जाए। खोठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए किन प्रत्ययों को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो यहां पे आपने देखा होगा ऐन, वैन, गुला, गुला, गुलिन, है ना, गुलिन, गुलैन, ये सभी शब्द जो है वो ये सभी प्रत्यय को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन जो वो बनाया जाता है। अब देखिए यहां पे ऑप्शन के अनुसार से अगर देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऐन। अब यहां पे सवाल उठता है कि ऐन प्रत्यय का एक दो उदाहरण बताइए, जैसे कि अगर कौन सा होगा, तो ऐन अगर प्रत्यय जोड़ना हो, जैसे कि एक शब्द हम लिखे छगरी, तो छगरी में अगर हम लोग ऐन प्रत्यय को जोड़ देंगे तो ये एक वचन से बहुवचन हो जाएगा और ये हो जाएगा छगरियन, है ना, ये क्या हो जाएगा छगरियन। तो आपको पता चल गया कि इकारांत शब्द जो होता है ना, किसी भी शब्दों के अंत में अगर इकारांत शब्द हो तो वहां पे ऐन प्रत्यय जो वो जोड़ा जाता है। अब बोलेंगे एक उदाहरण देकर के आप कैसे बता सकते हैं, कोई और दूसरा उदाहरण दीजिए, है ना। चलिए तो एक दो और उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक दूसरा उदाहरण बाछी, बाछी, तो बाछी से यहां पे ऐन प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा बछियन, काड़ी कड़ियन, है ना, काठी कठियन, है ना, बहुत जितने भी हाथी हथियन, ठीक है। तो जितने भी शब्द के अंत में इकारांत आपको दिखे वहां पे क्या है ऐन प्रत्यय, ज्यादातर, अब एक दो अपवाद शब्द आपको मिल जाएंगे वो अलग बात है, और नहीं तो ज्यादातर में जो वो ऐन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन जो वो बनाया जाता है, जहां जब शब्दों के अंत में उसका उच्चारण जो वो इकारांत रूप में हो। अब यहां पे एक और चीज पूछा जा सकता है कि जिस शब्दों के अंत में अ हो, आ हो, ऊ हो या तो फिर दीर्घ ओ हो, और जब ये सारी चीजें आपको दिखाई दे तो वहां पे आप याद रखेंगे वहां पे वैन प्रत्यय जो वो जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैन प्रत्यय हो जाएगा। जब जैसे कि एक शब्द है काड़ा, तो काड़ा में अगर वैन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़वैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़वैन। तो इस प्रकार से चीजें आपको जो वो ध्यान रखने हैं, यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, प्रियांशु हजारीबाग गेल है, यहाँ पे ई वाक्य कौन काल है। अब देखिए प्रियांशु हजारीबाग गेल है, ये टटका टटकी भूतकाली, जिसे हम लोग आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, है ना, इसे हम लोग आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। जो कह सकते हैं कि बीते समय में थोड़ी देर पहले ही कोई क्रिया संपन्न हुई हो उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। अधपूर्वा भूतकाल यानी बीते समय में वो क्रिया संपन्न हुआ है या नहीं, क्रिया तो शुरुआत हो गई थी लेकिन वो संपन्न हुआ है या नहीं, कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये हमें जानकारी नहीं होता है। सकाहा भूतकाल किसे कहते हैं, बीते समय में क्रिया के होने का संदेह उत्पन्न होता है कि वो क्रिया हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तब हमें उसे वहां पे संदेह उत्पन्न होता है वैसे में, तो उसी को हम लोग सकाहा भूतकाल कहते हैं। और ढेसाहा भूतकाल या हेतु हेतु मत भूतकाल वैसे क्रिया के समय काल को कहते हैं जो बीते समय में किसी कारणवश वह क्रिया नहीं हो पाई, जैसे कि सुगिया पढ़तले, तो सुगिया पढ़ती लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाई, तो वो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मंगरा आवो हलय, एकर में कौन काल है, मंगरा आवो हलय, तो यहां पे हो जाएगा ताता ताही भूतकाल, है ना, यह भी हो जाएगा ताता ताही भूतकाल। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, किसान रोज खेत जा है, किसान रोज खेत जा है, एकर में कौन काल के पता चलो है। तो देखिए ये सामान्य वर्तमान काल की बात की जा रही है, जैसे कि हम रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज कह सकते हैं कि उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये हमारा क्या है, दैनिक जीवन का एक सामान्य कार्य होता है
है ना। तो ये सामान्य वर्तमान काल की यहाँ पे बातें जो वो की जा रही है, और यहाँ पे है तो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। खैले खेत जा हलै या गेल हलै, तो गेल हलै क्या हो जाता, भूतकाल में आ जाता। जीता है तो वो भविष्य काल की बात कर रहा है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी। काल के कितने भेद हैं, काल के कुल 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भविष्यत, अब जैसे कि भूतकाल अगर पूछ दिया जाए कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, यह भी सवाल पूछा जा सकता है, तो वर्तमान काल के कुल 4 भेद हैं। तो बोलेंगे कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्यत काल के भी आपको याद रखने हैं, 4 भेद होते हैं। ऐसे में आपसे कहीं से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सवाल है, एकर में कर्म कारक विभक्ति कौन लागे। इसमें से जो वो कर्म कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें से याद रखेंगे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पे के हो जाएगा। जैसे मंगरा बुधना के पिटले, तो मंगरा बुधना के पिटले, वहां पे प्रभावित कौन हुआ, बुधना हुआ, क्योंकि मार कौन खाया, बुधना खाया, तो बुधना के पिटले। तो यहाँ पे के जो है वो क्या है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। और याद रखेंगे यहाँ पे बुधना क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, और मंगरा यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक है। तो मंगरा या मंगरे बुधना के, है ना, मंगरे बुधना के सोटा से सोट ले, यह भी लिख सकते हैं, सोटा से, कहीं भी स्कूल ने पीट ले। अब देखिए यहां पे और भी, चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते हैं, स्कूल ने पीट ले, तो यहां पे क्रिया क्या हो गया, पीटना यानी मारना। ये क्रिया किया किसने, मंगरा ने, तो मंगरा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। प्रभावित कौन हुआ, पिटाया कौन, तो बुधना पिटाया, ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। उस क्रिया को करने के लिए किस उपकरण या साधन का प्रयोग किया गया, तो सोटा का प्रयोग किया गया, यानी डंडे का प्रयोग किया गया। तो जो डंडे का प्रयोग किया गया, कह सकते हैं कि यहां पे जो क्रिया को करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग होता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। कहां पे वो क्रिया संपन्न किया गया, जिसके आधार का पता चले, तो वो स्कूल ने पिट ले, मतलब स्कूल में मारा। तो स्कूल में, जहां में या पर हो, वो अधिकरण कारक का उदाहरण होता है। ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो एक वाक्य में आप, एक सेंटेंस में आप बहुत सारी चीजें जो वो सीख लिए। हम ऐसे दो सेंटेंस मात्र बताएं और पूरे कारक को हम समझा दिए कि कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपने हमारे थ्योरी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, वहां से सारी चीजें आपके लिए और भी अच्छे से जो वो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी की सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एकर में संप्रदान कारक विभक्ति कौन लागे। इसमें से संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह की बात करें तो लाए, लागिन और लेल, खातिर, ये सभी जो वो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो डी में ऑप्शन ई सभे दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई सभे। अगला सवाल है, गीदर ले किताब किन लो। गीदर ले किताब किन लो यानी बच्चे के लिए किताब खरीदे। तो कोई भी क्रिया जिसके लिए किया जाता है ना, जिस उद्देश्य से किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, जहां पे या तो फिर अलगाव की स्थिति देखने को मिले, या तो फिर वहां पे कह सकते हैं कि एक दूसरे से तुलना किया जा रहा हो, तो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। अधिकरण कारक हम पहले बता दी कि किसी भी क्रिया के होने का आधार का पता चले, वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जो कि खोटा में तो नहीं, हिंदी में आपने देखा होगा कि में या पर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गाछे सुगा बैसल है ना, यानी पेड़ में या पेड़ पर तोता बैठी हुई है या बैठा हुआ है। तो में या पर का जो प्रयोग किया जाता है वो अधिकरण कारक के लिए किया जाता है, लेकिन ये हिंदी में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी में इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो ऐ होता है ना, ऐ होता है, आए होता है, वाए होता है, इन सभी का प्रयोग जो वो किया जाता है। आए होता है, वाए का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ खोटा के अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो खोटा के आधार पे भी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है, मछली के बहुवचन की होता है। मछली के बहुवचन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शब्द के अंत में इकारांत दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐन प्रत्यय जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मछरियन हो जाएगा। ऑप्शन कहां पे है, डी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला सवाल है सोटा के बहुवचन की हते। अब देखिए शब्द के अंत में क्या आ रहा है, आकारांत आ रहा है, क्या होगा, वैन प्रत्यय को आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, सोटवैन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ई बछर पुरकस पानी पर एक लक्षण बुझा है। कहता है कि इस वर्ष अधिक पानी वर्षा होने की संभावना जो वो व्यक्त हो रही है। तो ई वाक्य पुरकस की लागे, तो पुरकस जो वो अनठेकानी परिमाण बोधक है। ये मात्रा तो बता रहा है, पुरकस मतलब बहुत अधिक पानी पड़ने वाला है, लेकिन कितना अधिक कुछ पता चले तब तो ये अनिश्चित है, और अनिश्चित को क्या कहा जाता है, अनठेकान कहा जाता है। तो ये अनठेकानी परिमाण बोधक के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। देर से जीभे तो सूखल भात मिलतो, एकर में सूखल की लागे। सूखल यहां पे क्या है, तो ये विशेषण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमर घरे 2 गो लाघर गाय है, एकर में लाघर की लागे। लाघर यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। लघर किसे कहते हैं, जो कह सकते हैं कि मादा तो होती है और साथ ही साथ में वो दूध दे रही होती है, उसी को लघर कहा जाता है ना। तो ये स्त्री जाति का बोध कराता है, तो इसी को हम लोग स्त्रीलिंग के रूप में इसे हम लोग शामिल कर सकते हैं, करेंगे, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोठाएं लिंग विधान है। खोठा में लिंग विधान जो वो वास्तविक रूप में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है एकर में कौन संप्रदान तत्पुरुष समास लागे। संप्रदान तत्पुरुष, अब देखिए यहां पे है मरघटी, तो यहां पे घाट किसके लिए है, मरे हुए लोगों के लिए। तो यहां पे क्या है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। आपने समास के भेद पढ़े होंगे, समास के 7 भेद पढ़े होंगे, और एके झा के अनुसार से 8 भेद याद रखिएगा। एके झा के अनुसार से समास के 8 भेद हैं। इन्होंने क्रिया का समास एक अलग समास के रूप में माना है। अब यहां पे पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास, जिसको हम लोग पेछुआड़ी समास भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग पेछुआड़ी समास कहते हैं तत्पुरुष समास को। और तत्पुरुष समास में आपने पढ़ा होगा प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, इस तरह से पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या है, कारक के साथ में जुड़ा हुआ होता है ना। आपने करण तत्पुरुष पढ़ा होगा, संप्रदान, अपादान, ये सारी चीजें आपने यहां पे तत्पुरुष समास में पढ़ा होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। संप्रदान के लिए कारक विभक्ति चिन्ह क्या लगता है, के लिए, या के लिए तो यहां पे खोठा में प्रयोग होता नहीं है, तो क्या होता है, लाई, लागिन, 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 खातिर, खातिर, है ना। अब देखिए यहां पे क्या है कि मरघटी मतलब घाट कैसा, मरे हुए लोगों का जो घाट होता है उसको मरघटी कहा जाता है। मरे हुए व्यक्तियों के लिए घाट जो होता है ना। तो या तो कह सकते हैं कि जो लाश जलाने के लिए जो घाट होता है उसको मरघटी कहा जाता है। तो उसके लिए या उसके खातिर जो बना हुआ घाट है उसी को तो कहते हैं। तो यहाँ पे संप्रदान कारक का ये विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो ये काफी आसान से चीजें आप समझ लेते, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खैट कटौना में कौन समास है। खैट कटौना में यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। हमर खटिया टूटल है, ई वाक्य आयल शब्द टूटल के उल्टा शब्द की हते। तो टूटल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओरायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरायल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल है फदराहा के उल्टा शब्द की लागे। फदराहा का उल्टा क्या हो जाएगा, फदराही होता तो फदराही हो सकता था, लेकिन फदराही नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गुमन मुहा हो जाएगा, है ना। ये दोनों पुरुष में ही है लेकिन उल्टा है। फदराहा मतलब होता है जो अधिक बोलने वाला होता है ना। फदराहा मतलब हो गया जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, और गुमन मुहा कौन हो गया, जो व्यक्ति कम बोलता हो। तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है शिवनाथ प्रमाणिक लोकगीत के कई खांधाएं बाटल हथिन, है ना। शिवनाथ प्रमाणिक जी जो वो लोकगीत को कितने खंडों में बांटे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है एकर में संस्कार गीत कौन लागे। इसमें से संस्कार गीत कौन सा है। तो संस्कार गीत अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा झांझन गीत, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा झांझन गीत। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि झांझन गीत कब गाया जाता है, तो बता दें कि यह छठियारी के समय यानी बच्चे के जन्म के समय यह गीत जो वो गाया जाता है, झांझन गीत। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म संस्कार होता है, उस समय बच्चों के लिए जो वो झांझन गीत गाया जाता है। साथ ही साथ में और भी एक दो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है ना। झांझन गीत के अलावे एक दो चीज और भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। और भी कई सारे गीत भी हैं, जैसे कि अंगना में आई ललना से मंगल गीता मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पूता अंगना में, सोहाय जीते माए के कोरवा हो। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से जो वो सोहर गीत भी गाया जाता है ना, बच्चे के जन्म के समय में सोहर गीत भी गाया जाता है। तो ये सभी सवाल भी आपसे जो वो पूछा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक और है कि बोनवा ही फूला लय धोवैया फूलवा, बोनवा ही जोरा भेले हो, मैया के कोखिया से बेटिया जनमा ले ले, घरवा ही जोरा भेले हो। तो इस प्रकार से भी जो वो सवाल पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का गीत है और यह कब गीत को गाया जाता है ना। ऐसे सवाल भी जो वो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एकर में कौन शीतकालीन गीत के पटतैर हके? इसमें से कौन सा जो वो शीतकालीन गीत का उदाहरण है? शीतकालीन यानी ठंडे मौसम का गीत। तो चाचर, घेरा गीत और डोहा, ये सभी गीत जो वो शीतकालीन ऋतु में या शीत ऋतु में या ठंडे मौसम में गाया जाने वाला लोकगीत है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निर्णया कौन महीना में गावल जा है? निर्णया किस महीने में गाया जाने वाला लोकगीत है? अब देखिए, निर्णया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ, ये सभी जो वो गर्मी के मौसम में गाया जाने वाला लोकगीत होता है ना। कुछ नाम आप जरूर याद रखिएगा। हम याद करने का ट्रिक भी बताए थे कि आप रास्ते में चल रहे हैं, डहर पे चल रहे हैं, तो डहरुआ है ना। रास्ते में चल रहे थे यानी डहर में चल रहे थे, आपको क्या हुआ? पानी की निर्णया, निर्णया मतलब क्या होता है? निर्णया मतलब क्या होता है? पानी होता है। तो निर्णया मतलब पानी का प्यास लगा आपको। आपको क्या मिला? मोटा ताल, मोटा ताल यानी मोटा पानी मिला। आपका प्यास क्या हुआ? नहीं बुझा। फिर आपने क्या खोजा कि हमें कहीं में ही पानी मिल जाए, में ही ताल। उसके बाद में जो वास्तविक जो पानी का जो रसपान है वो आपने किया रसधारी, और उसके बाद में आपका जो वो प्यास मिटा। तो इस प्रकार से आपने पांचों को याद रख लिया होगा है ना। डहरुआ मतलब डहर में आप चल रहे तो आपको पानी प्यास लगी। और प्यास कब ज्यादा लगती है? गर्मी के मौसम में है ना। गर्मी के ऋतु में जो वो ज्यादा प्यास लगती है। निर्णया यानी हो गया क्या? पानी। निर्णया नीर, नीर मतलब होता है जल। तो पानी की प्यास लगी, आपको मोटा पानी मिला, प्यास नहीं बुझा, तो फिर आपने मेही पानी की तलाश की और मेही पानी जैसे यानी पतला पानी मिला आपको, वैसे जो वास्तविक रसपान होता है जल का, उसके बाद में जो मिठास होता है जो आपका प्यास बुझा दे, वो रसधारी आपको मिला। और यहां से ये पांचों आपको लोकगीत याद रखने होते हैं। यहां से सवाल माफ करिएगा, लोकगीत कहते हैं, ऋतु गीत है ये है ना। अलग अलग ऋतुओं में गाया जाने वाला ये लोकगीत है। ठीक है, तो हाँ लोकगीत ही है लेकिन ये ऋतु गीत है ना। ऋतु गीत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जावा गीत कखन गावल जा है? जावा गीत कब गाया जाता है? तो ये कर्म के समय में है ना। कर्मा पर्व के समय में जो वो जावा गीत गाया जाता है। कब होता है? तो ये हाल ही में होने वाला भी है। भादो महीने की एकादशी को यह पर्व जो वो मनाया जाता है ना। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करम पर्व जो मनाया जाता है। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व करम। एक निबंध भी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है खोटा निबंध में, और एक और निबंध है आपको फूल कर पर्व सरहूल अर्थकर प्रासंगिकता। दो निबंध भी आपको पढ़ना है, तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, लोकगीत कौन साहित्यिक विधा है? लोकगीत जो वो किस साहित्य की विधा है? तो लोकगीत अगर हम लोग बात करें तो यह किसका लोक साहित्य का पार्ट है ना। लोक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अगर लोक साहित्य की अगर बात करें तो लोक साहित्य के अंतर्गत कई सारी चीजें जो वो आते हैं, जैसे कि आपका आता है लोकगीत, लोक कथा है ना, लोक कथा,
इसके अलावे और क्या आता है, लोक गाथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, उसके बाद में फिर आता है आपका प्रकीर्ण साहित्य, है ना, प्रकीर्ण साहित्य। और ठीक आपको याद रखना है कि प्रकीर्ण साहित्य में भी जो वो 4 भाग बटा हुआ है ना, इसमें से मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली, मंत्र, ये सभी प्रकीर्ण साहित्य के भाग होते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो वो डिटेल में पढ़ रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, लोकगीत पावल जा है। लोकगीत जो वो मौखिक रूप में पाया जाता है, यह लिखित नहीं होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। परंपरा के अनुसार से हम लोग जो वो लोकगीत को गाते हैं मौखिक रूप में, जो हमने सुना वही चीजों को आगे भी हम लोग मौखिक रूप में उसको गाए जा रहे हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन गीत मर्दाना गावो है। इसमें से कौन सा गीत जो मर्दाना गाता है, तो नटुआ, है ना, नटुआ गीत जो है, नटुआ नाच भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन गीत जनी मर्द दुइयो मिल के गावो हत। तो इसका आंसर हो जाएगा झूमर। झूमर जो वो स्त्री और पुरुष दोनों लोग गा करके नाचते गाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रकीर्ण साहित्य कौन साहित्य के विधा है। प्रकीर्ण साहित्य जो वो किस साहित्य की विधा है, तो ये लोक साहित्य की विधा के अंतर्गत ही आते हैं। और प्रकीर्ण साहित्य में हम बताए थे, प्रकीर्ण साहित्य भी जो वो 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, एक आता है आपका लोकोक्ति, लोकोक्ति, दूसरा है आपका मुहावरा, मुहावरा, तीसरा आता है आपका पहेली, है ना, पहेली, और चौथा आता है आपका मंत्र। यहाँ पे मंत्र वो संस्कृत वाला मंत्र नहीं, सांप बिछा झाड़ने वाला मंत्र होता है, ये सब मंत्र को कहा जाता है ना। तो देखिए अब लोकोक्ति यहाँ पे क्या है, लोकोक्ति को खोठा में और भी कई नाम से जाना जाता है, पड़तैर, लोकबायन आदि के नाम से। मुहावरा को अड़गाही या तो फिर क्या कहा जाता है, आहना कहा जाता है। पहेली को, आसान पहेली को हियाली और कठिन पहेली को फांकी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है ना, सवालों के रूप में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन प्रकीर्ण साहित्य के रूप है। इसमें से कौन सा जो वो प्रकीर्ण साहित्य का रूप है, तो देखिए लोक गाथा ये लोक साहित्य का भाग है, लोक कथा ये भी लोक साहित्य का भाग है, लोकगीत ये लोक साहित्य का भाग है, जबकि मुहावरा की अगर बात करें तो ये क्या है, प्रकीर्ण साहित्य का। हालांकि मुहावरा भी लोक साहित्य के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये प्रकीर्ण साहित्य का भाग है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मुहावरा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अनेकता में एकता के बात कौन कवि करत। अनेकता में एकता की बात कौन कवि करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा हमनी सब एक, ये पानुरी जी की कविता एक है, हमनी सब एक, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई है। वहां पे आपने पढ़ा होगा एक 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 हमनी सब एक, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, हामिन सब एक कौन छंदे बांधल है। तो ये मुक्त छंद में बंधा हुआ रचना है। तो इसका आंसर आपको हो सकता है कि पूछ लिया जाए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये मुक्त छंदों के रूप में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, आगू करब आपन देश ककर लिखल कविता लागे। आगू करब आपन देश यह किसके द्वारा लिखी गई कविता है, तो आगू करब आपन देश ये सुकुमार जी के द्वारा लिखी गई कविता है, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई है। अगला सवाल है, महेश गोलवार कहाँ के निवासी है ना, तो आपको पता है कि रामगढ़ के गोला में इनका जो वो जन्म होता है महेश गोलवार जी का, इसीलिए इनका नाम भी जो वो महेश गोलवार से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो इनका नाम महेश चंद्र पोद्दार है ना। वास्तविक नाम भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो महेश चंद्र पोद्दार इनका वास्तविक नाम है और गोलवार इनका जो वो उपनाम है। ठीक है, गोला में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्होंने इनका नाम जो वो गोलवार जुड़ा हुआ है। देशक जानमान ककरा कहल गेल है, तो किसान को जो वो देश का जानमान कहा गया है। अगला सवाल है, खोठा भाषा साहित्यिक इतिहास के कौन कवि बखान करल हथिन। हाँ, कौन कविताएं बखान करल हथिन, तो खोठा भाषा साहित्य के इतिहास के बारे में आज एकाय खोठा कविता में जो वो इसकी चर्चा की गई है। आज एकाय खोठा की बात करें तो यह ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है ना, इसे जो वो ए.के. झा जी ने लिखा है। एक मौनी फूल ये आपको पता होगा संतोष कुमार महतो जी की कविता संग्रह पुस्तक है ना। उसके बाद में जय जवान जय किसान ये महेश गोलवार जी की कविता है। खोठा माय माटी ये रचना के बारे में हमको जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कौन पत्रिका के संपादन झा जी करल हथिन। किस पत्रिका के संपादन जो वो ए.के. झा जी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तितकी पत्रिका का, है ना। तितकी पत्रिका का इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे दो सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तितकी पत्रिका का संपादन झा जी जो हो वो किस वर्ष शुरुआत किए थे, ये आपको बताना है, और दूसरा कहां से किए थे। ये दो सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ककर प्रयास से एमए खोटा पहिल बैचे नामांकन भेले। तो किसके प्रयास से एमए खोटा का पहला बैच का नामांकन होता है, तो ये ए.के. झा जी के प्रयास से ये कार्य हो पाता है। अगला सवाल है हमनी सब एक पाठ कौन किताब से परिचल गेल है। हमनी सब एक पाठ जो वो किस किताब से जो वो ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ से जो वो लिया गया है, और यह एक कविता है और इसको लिखा है पानोदी जी ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मन हरू और मन मारू के माने की है। तो मन से हारा और मन से हीन व्यक्ति को ही कहा जाता है मन हरू और मन मारू। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सुकुमार जी के पूरा नाम की लगे। तो सुरेश सुकुमार विश्वकर्मा इनका जो वो पूरा नाम है। अगला सवाल है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत में कौन झारखंडी पर्वेक चर्चा भेल है। तो करम सोहराय सरहुल है ना, बौड़ी टूसू, ये सभी पर्व त्योहार की चर्चा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। सवाल है झींगा और काशी कौन पर्वेक फूल समय फूलो है। तो आपको पता होगा भादो महीने में है ना यह जो वो फूल खिलता है, और करम पर्व के समय में यह जो वो झींगा और काशी का फूल देखने को मिलता है। अगला सवाल है कौन बोने पाकले सैयाकोर कौन शैली में लिखल गीत है। तो बता दें कि बोने पाकले सैयाकोर ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया एक शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत यह किसमें छपा हुआ है, तो आपने एक पुस्तक पढ़ा होगा सुहान लागे रे, उसी पुस्तक में यह एक संवादात्मक रूप में लिखा हुआ एक गीत है। कैसे गीत है, तो शिष्ट गीत है। यह भी सवाल आपसे जो वो पूछा जाएगा। अगला सवाल है बोने पाकले सैयाकोर गीते लक्षित भाव की है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोटे झारखंडिक प्रकृति के बखान, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शांति भारत कहाँ का रहवैया लागत। शांति भारत जो वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चौफांद बोकारो। चौफांद बोकारो के ये रहने वाले हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है झार बोने घरे आंगने की गुंजो है। तो इसका आंसर हो जाएगा गीत है ना, गीत गुंजो है। सुहान लागे रे गीत आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपको ये सब चीज देखने को मिल जाएगा। दीपक सवाल कौन गीत लिख ले है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर इन्होंने लिखा है। जय जवान जय किसान ये महेश गोलवार जी की रचना है। सुहान लागे रे ये शांति भारत जी की रचना है ना, शांति भारत जी की रचना है। जय माय जननी ये शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया एक शिष्ट गीत है ना, इसको लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने। और इन्होंने एक कविता भी लिखा है मेढ़ और मानुष, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई है। अगला सवाल है हमर माटी सोना झरे हीरा मोती हिया खान रे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरा मोती, तो मोती इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल है हमर भारत महान देखे गीतकार की लागत। तो इसका आंसर हो जाएगा अंबुज कुमार है ना, अंबुज कुमार के द्वारा इस गीत को लिखा है इन्होंने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मिली के रहिया गीते के लेता रे कवि केकरा मिल के रहे के कहो हथिन। तो किसको कहते हैं, भारतवासी लोगों को कहते हैं। तो ये सब आसान सवाल है, आसानी से आप कर सकते थे आंसर। गीते के लेतारे गीतकार कश्मीर के माटी के की कहल है। तो वो कहते हैं चंदन रकम है ना, कि कश्मीर की मिट्टी को चंदन रकम माखा चंदन रकम की उसे जो वो अपने चंदन के रूप में अपने माथे पर लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एकराय अनीता कुमारी के कौन गीत लागे। तो इसमें से कौन सी जो वो गीत है जो अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अब हम एक एक करके हम आपको बता देते हैं। जय माय जननी इसे लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने। बौन रक्षा जीवन रक्षा इसे अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया, तो आंसर तो होगा बी। सेमातिक बौणी मेला ये सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। और बोने पाकले सैयाकोर ये दिनेश दिनमणि जी ने लिखा है। तो सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जय माय जननी ककर रचना लागे। जय माय जननी केकर लिखल रचना लागे। तो ये शिवनाथ प्रमाणिक जी की रचना है। सवाल है जय माय जननी गीते के लेतारे भारत माए माथे के कौन मुकुट शोभे है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत है ना, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। सवाल एक और पूछा गया था कि भारत माए के हाथों का कंगन किसे कहा गया है। तो आपने कच्छ और कामरूप का नाम पढ़ा होगा। कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है, और कामरूप कहाँ पे है, तो असम में है ना। कच्छ और कामरूप की चर्चा की गई है। कच्छ कहां पे है, तो ये असम में है, और कामरूप कहां पे, देखिए उल्टा हम लिख दे रहे हैं। कच्छ जो वो गुजरात में है ना, ये गुजरात में, और कामरूप जो वो असम में है। तो इसका आंसर भी आपको ध्यान रखनी है।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 7 भाई 1 बहन में दुलरौती बहन के की नाम रहोए, तो इसका आंसर हो जाएगा सुगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सातों गोतनी जोतल बारी में की छेट दे है, तो वहां पे सरिसा छीट देती है। सरसा यानी सरसों, सरसों छीट करके उसे चुनने के लिए कहती है। यहाँ पे पेरवा सब मदद करता है, यानी कबूतर सब मदद करता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 7 भाई 1 बहन लोक कथा के मुख्य पात्र के है, तो मुख्य पात्र जो वो सुगा है ना, सुगा और उसकी 7 भाई यहाँ पे होती है। सातों भौजाएं सब बहुत दुख देती हैं। भौजाएं सब यहाँ पे 3-4 परीक्षा भी लेते हैं। पहली परीक्षा होती है टूटा हुआ घड़ा में देकर के तालाब से पानी लाने के लिए कहती हैं, वहां पे मेढक मदद करता है। दूसरी बार ये बिना रस्सी के जंगल से लकड़ी लाने के लिए सातों भौजाएं सब कहती है, वहां पे धमना सांप मदद करता है। तो एक एक करके आप ध्यान रखिएगा। एक जगह मेढक मदद करता है पहली परीक्षा में। दूसरी परीक्षा कब क्या ली जाती है, बिना रस्सी के आपको लकड़ी लाने के लिए कहा जाता है, तो वहां पे धमना सांप जो वो मदद करता है। धमना एक सांप होता है जो कि लंबा, काफी लंबा सांप होता है। तीसरी बार मदद कौन करता है, तो पेरवा सब मदद करता है, यानी जो कबूतर वगैरह होते हैं, क्योंकि जोते हुए बारी में जो वो सरसों छीट दिया जाता है और वहां पे चुनने के लिए कहा जाता है। और चौथी बार इसकी परीक्षा होती है कि डूमर के पेड़ में, है ना, डूमर के पेड़ में जो वो उसे चढ़ा करके और नीचे कांटा डाल दिया जाता है, तो उस समय सातों भाई सब आकर के सुगा की मदद करते हैं। तो ये चार बार परीक्षा ली जाती है और चारों बार मदद करने वाले लोगों के बारे में भी आपको पूरी कहानी याद होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है चमटू की किनले रहे, तो चमटू क्या किनता है, बंदर एक खरीद करके लाता है। आपने पढ़ा होगा धनिक धधैनी, ये लोक कथा है जिसको शांति भारत जी के द्वारा संकलित किया गया है। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि चमटू किस प्रकार से बंदर के कृपा से राजा बन जाता है। धनिक धधैनी लोक कथा में शोभे कैसे मर जाए, तो आग लगने से मर जाता है। आग कौन लगाता है, तो बंदर लगा देता है। क्यों लगा देता है, क्योंकि जिस बंदर के कृपा से लोग अमीर होते हैं उसी बंदर को जो वो दरकिनार करने लगते हैं, इसलिए गुस्सा से बंदर जो वो पूरे महल में आग लगा देता है, जिसमें से चमटू और उसके माँ उनके परिवार के लोग, उसकी पत्नी जो वो सभी जल जाते हैं, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा में पीठा की लागे, तो यह एक झारखंडी पकवान है। सवाल है लोक कथक लेता रहे गांव में लोग केकरा भूत बुझ के भागे लगला, तो बूढ़ा बूढ़ी को भूत समझ करके जो वो भागने लगते हैं। कितने लोग गए थे जलाने के लिए, 7 व्यक्ति गए थे जलाने के लिए। इन लोग पीठा की लड़ाई कितनी चल रही थी, 7 पीठा के बारे में लड़ाई भी चल रहा था कि कौन 4 खाएगा और कौन 3 खाएगा। ये सातों आदमी को लगा कि हम ही लोग को खाने के लिए लगता है ये लोग बात कर रहा है, तो इसीलिए लोगों को लगा कि भूत है और भूत के डर से ये लोग भागने लगा। जबकि बूढ़ा बूढ़ी क्या थे, जिंदा थे और उनको जलाने के लिए ले गया था सब कोई, है ना, क्योंकि दोनों का कंडीशन था कि कोई जो बोलेगा उसको पहले 3 पीठा मिल जाएगा, इसीलिए। अगला सवाल है के कहे है कि गुदू पुचुरानी तोरा हम खैबो, तो यह बात जो वो एक कौआ कहता है। गुदू पुचुरानी और कौआ ये बंसीलाल बंसी जी की एक संकलित जो वो क्या है या लिपिबद्ध की गई लोक कथा है। गुदू पुचुरानी कौन रंग एक पोका हले, तो लाल रंग का पोका था, यानी कीड़ा था। कुकुरे की खाए की बात कौआ से करो है, तो दूध भात खाने की बात करता है। कहता है कि जाओ गाय के पास और दूध मेरे लिए लेकर के आओ, अगर दूध भात तुम खिला दो तो तब हम तुमको सिंगला से यानी सिंग से जो वो मिट्टी कोड़ करके हम तुम्हें देंगे। अगला सवाल है ग्वाहाल पर्व लोक कथाएं कौन नदी के चर्चा कर लिए, तो यहाँ पे बराकर नदी की चर्चा की गई है। सवाल है ग्वाहाल पर्व लोक कथा संकलन के करल है, तो ग्वाहाल पर्व लोक कथा का संकलन डॉक्टर ए.के. झा जी ने किया है। इन्होंने 3 लोक कथा का संकलन किया है, लुरगर बेटी छुआ, ग्वाहाल पर्व और दू बिहाय दुर्गति। ये 3 लोक कथा का संकलन ए.के. झा जी के द्वारा किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बूढ़ी और ओकर नाती की लागे, तो यह एक लोक कथा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार के द्वारा इस लोक कथा का संकलन किया गया है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। बोने बूढ़ी डाक सुन के आए धमकल, तो बाघ आकर के पहुंचता है। दो बिहार दुर्गति के संकलन करवैया के लागत, तो इसको ए.के. झा जी ने संकलित किया है, पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। सवाल है दो बिहार दुर्गति लोक कथा में कौन बहु हुक्का टानो हली, तो बड़की, है ना, बड़की बहू जो वो हुक्का टानती थी। सवाल है केतकी फूल लोक कथा राजा के नाम की हले, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आंसर गलत दिया हुआ था, दलेल सिंह नहीं राजा नीलकमल की चर्चा यहाँ पे की गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है लोक कथा केतकी फूल में नायक रूपे ककरा देखवल गेल है,
तो किसके रूप में दिखाया गया है? छागर गोरखिया के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे इसका नाम क्या रहता है? टेपा रहता है। यह भी सवाल जो वो पूछा गया है। देखिए कुछ कुछ आपको पात्र का नाम याद रखना है। एक पात्र का नाम था सूगा, ये 7 भाई एक बहन लोक कथा से लिया गया है। एक था टेपा, टेपा ये किससे जुड़ा हुआ है? छागर गोरखिया और केतकी फूल से। एक है चापू, चापू ये लुरगर बेटी छुआ से लिया गया पात्र है। और एक था चमटू, चमटू ये धन धरेनी लोक कथा से। तो ये चारों पात्र के बारे में आपको नाम याद रखना है ना। सूगा 7 भाई एक बहन, टेपा छागर गोरखिया और केतकी फूल, चापू लुरगर बेटी छुआ, चमटू धनिक धधेनी, ये चारों लोक कथा से लिया गया पात्र है। यहां से सवाल भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। सवाल है लुरगर बेटी छुआ के नाम की रहो। देखिए अगला सवाल भी वही पूछा गया है, चापू है। अगला सवाल है खूंटा भीतर चिया गोटा ककर संकलन लागे, ककर संकलन करन लगे। तो यहां पे याद रखिएगा खूंटा भीतर चिया गोटा और बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ये दोनों लोक कथा का संकलन दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा किया गया है। शांति भारत के द्वारा जो लोक कथा का संकलन किया गया है वो है 7 भाई एक बहन और धनिक धधेनी। 2 लोक कथा का संकलन इसने किया है, 2 लोक कथा इन्होंने किया है। और दिनेश दिनमणि जी के द्वारा भी 2 लोक कथा का संकलन किया है। एके झा जी ने जो वो 3 लोक कथा का संकलन किया है, 3 लोक कथा का। तो 2 2 4 और 3 7 लोक कथा का संकलन हो गया। इसके बाद में आपको 3 याद रखना है। कौन कौन सा? एक अरविंद कुमार ने किया है, एक अरविंद कुमार जी के द्वारा किया गया है। कौन सा? बूढ़ी और ओकर नाती। एक लोक कथा का नाम याद रखना है आपको, सावित्री देवी। सावित्री देवी जी के द्वारा एक लोक कथा का संकलन किया गया है, क्या? छागर गोरखिया और केतकी फूल। और एक आपको याद रखना है बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी, इन्होंने एक लोक कथा का संकलन किया जिसका नाम है गुदू पुचू रानी और कौआ। तो 10 लोक कथा है, 10 लोक कथा के संकलनकर्ता से सवाल आपसे जो वो पूछा जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कौन पर्व है खीरा तुलना बेटा से करल गेल है। तो करम पर्व में आपने पढ़ा होगा कि जो करमैतिन होती हैं वो खीरा बेटा की पूजा करती हैं। खीरा बेटा मतलब क्या हो गया? एक सुंदर सुडौल खीरा की पूजा ये लोग करते हैं जिसे खीरा बेटा कहा जाता है। किस लिए ये सुंदर खीरा का पूजा करते हैं? क्योंकि एक सुंदर संतान की कामना के हेतु जो वो खीरा की तुलना जो वो यहां से बेटा से किया गया है, इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए जो वो की जाता है। बोनेकलोर कहानी ककर रचना लागे। तो बोनेकलोर छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नाबा छोड़ जिम्मेदार, ये चारों छाहर कहानी से लिया गया कहानी है। और इस पुस्तक के जो रचयिता है या लेखक है वो चितरंजन महतो चित्रा है। अगला सवाल है बोने आग कैसे लागे है, जंगल में कैसे आग लगता है। तो ये तीनों वजह से जो वो जंगल में आग लगता है। सूखल पत्ते के रगड़ाने से, मनुष्य के महुआ जार के बाँचे के लिए धंधा लगा देता है इसलिए भी, और महुआ तरह कांटा वगैरह साफ करने के लिए। तो ये सभी वजह से जो वो जंगल में आग लगाया जाता है। महुजाड़ा कौन समास है? तो महुजाड़ा जो वो कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। महुजाड़ा क्या होता है? तो महुआ चुनने के समय में सुबह में लगने वाला जाड़ा को ही महुजाड़ा कहा जाता है। अगला सवाल है उग्रवाद समस्या के ऊपर लिखी गई कहानी कौन सा है? कहानी कौन लागे? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हम जियब कैसे। अगला सवाल है छाहर के अर्थ की हुआ है। तो छाहर का अर्थ होता है छाया। अगला सवाल है कि छाहर के अर्थ की हुए। तो छाहर का अर्थ होता है छाया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है झबरू कौन कहानी के पात्र लागत? यह उबार कहानी का पात्र है। अगला सवाल है सोंद माटी कौन विधा के साहित्य लागत? यह जो वो कहानी और कविता ये दोनों विधा की रचना है। तो कविता और कहानी दोनों हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है दोनों। अगला सवाल है चाबी काठी नाटक के रचनाकाल मानल गेल है। तो इसका रचनाकाल माना गया है 70-80 में, 1970-80 का। चाबी काठी नाटक के नायक शंभू के मायक नाम की लागे। तो इसके माता का नाम रहता है सुहागित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से चीजों को समझा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज का सवाल हम रखते हैं। आगे हम लेकर के अगले सवाल में हम अगले सेशन में जरूर लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज के साथ में हमारा टेस्ट सीरीज में जुड़ना होगा तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, है ना। आसानी से हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, खोटा किंग ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेंगे, जो भी जानकारी होगी आपके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद।